अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में मैं समर 2016 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सवाल है सी फैप लेवल का, जब मैथ का पेपर होता था, वो डिस्कस करूँगा। सवाल पढ़ते हैं, रीड करते हैं और सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो जनाब, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर। 3 प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। द प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट इन 4 डिपार्टमेंट्स, और ये प्रोसेसिंग 4 डिपार्टमेंट्स में कैरी होती है। मटीरियल प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट नंबर 1 इज ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट नंबर 2 एंड 3 इन इक्वल प्रोपोर्शन। सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम होता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम होता है। ये आपका डिपार्टमेंट नंबर 1 है। सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर 1 में काम होता है, और डिपार्टमेंट नंबर 1 में जब काम होता है तो उससे जो आउटपुट निकलता है वो इक्वल प्रोपोर्शंस में, इक्वल का मतलब आधा आधा, दो जगह है तो 2 में जाता है और 3 में जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि डिपार्टमेंट नंबर 1 जो है ना, उससे 1.2 मिलियन का आउटपुट जनरेट हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है ना, ट्रांसफर आउट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। और आधा यानी कि 6 लाख 2 में जा रहा है, और आधा यानी कि 6 लाख 3 में जा रहा है। प्रोडक्ट P is obtained after processing of material in डिपार्टमेंट नंबर 2। अच्छा, एक प्रोडक्ट P होता है, एक प्रोडक्ट आपका P है, वो कैसे बनता है? डिपार्टमेंट नंबर 2 में जब प्रोसेसिंग होती है तो P बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 2 से निकला हुआ, डिपार्टमेंट नंबर 2 से निकला हुआ जो फाइनल आउटपुट है ना, वो P है। फिर लिखता है कि प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल इन डिपार्टमेंट नंबर 3 प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट R along with other processed material which is transferred to department number 4 from which product Q is obtained। यानी कि देखो, डिपार्टमेंट नंबर 1 से चीज़ें इधर गई, इधर से बाहर निकली, P बन गया। और डिपार्टमेंट नंबर 1 से चीज़ें जो इधर गई, इसमें से भी दो बातें हुई। इसमें से क्या दो बातें हुई? इसमें से एक R बन गया, और इसमें से कुछ जो है वो चला गया 4 में, और 4 में जब प्रोसेसिंग हुई तो Q बन गया। ठीक है ना, यानी कि तो देखो 1 एक प्रोसेस है, 1 से क्या हुआ? 1 से कुछ चीज़ें 2 में गई, 2 से क्या हुआ? 2 से बना P। दूसरा 1 से चीज़ें गई 3 में, जो चीज़ें 3 में गई उससे क्या बना? उससे एक तो R बना, और कुछ चीज़ें 4 में गई। 4 से क्या निकला? Q निकला। ये कहानी चल रही है। ठीक है ना। आगे क्या बोलता है? मटेरियल इनपुट कितना किया था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग कॉस्ट, नॉर्मल वेस्टेज, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट एज फिनिश प्रोडक्ट, सारी डिटेल्स दी हुई है हर प्रोसेस की। द पर लीटर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर रुपीज़ 20, 60 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। जॉइंट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 3, जॉइंट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 3, डिपार्टमेंट नंबर 3 से क्योंकि दो चीज़ें आ रही थी, एक तो R बन रहा था और कुछ चीज़ें जो है वो 4 में जा रही थी जहाँ से Q बन रहा था। R allocated between products Q and R on the basis of net realizable value at the time of separation। यानी कि ये टाइम ऑफ सेपरेशन है, यहाँ की आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये जॉइंट कॉस्ट को बांटने का एक मुमकिन तरीका होता है बहुत सारे तरीकों में, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक लेक्चर्स में जो पोर्टल पर है। अच्छा, आगे बोलते हैं रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 showing product wise results। The abnormal loss or gain may be transferred to other income expense accounts। 16 मार्क्स। बी में बोलता है बेस्ड ऑन योर वर्किंग इन ए अबव, अपनी वर्किंग के हिसाब से गिव अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट एज रिगार्ड्स द मैटर दैट मे बी कंसिडर्ड टू इंप्रूव द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। तो इफेक्टिवली हमें जो है वो P&L बनाना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं P कितने का पड़ता है, R कितने का पड़ता है, Q कितने का पड़ता है, और कितने का पड़ता है या कॉस्ट कितनी होती है, उसके लिए मुझे प्रोसेस के अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे।
ठीक है ना, प्रोसेस के अकाउंट जो है वो भी बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं प्रोसेस के अकाउंट्स बनाता हूँ, ठीक है ना, ये मैं प्रोसेस नंबर 1 का अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है ना, मैं प्रोसेस नंबर 1 का अकाउंट बनाता हूँ। अच्छा जी, प्रोसेस नंबर 1। अच्छा जी, प्रोसेस नंबर 1 में मैं मटेरियल जो इनपुट हुआ है वो लिखता हूँ। अच्छा, प्रोसेस नंबर 1 में 1 2 5 0 0 0 0 ये क्वांटिटी मटेरियल की इनपुट हुई, ठीक है। मटेरियल की ये क्वांटिटी इनपुट हुई। अच्छा, ये जो मटेरियल की क्वांटिटी इनपुट हुई इसकी वैल्यू तो 2 मिलियन थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्रोसेसिंग की कॉस्ट, प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी लगी, 1500,000 सही है, ये खर्चा हुआ। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिक अकाउंट बनाना मैंने आप लोगों को बहुत बार पिछली एग्जाम्पल्स वगैरह में सिखाया है, हाँ। तो ये लेक्चर डायरेक्टली नहीं देखने वाला, इससे पिछले वाले जो पोर्टल पर लेक्चर्स हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। अच्छा जी, तो प्रोसेसिंग की कॉस्ट हो गई। प्रोसेसिंग की कॉस्ट के बाद अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हम देखते हैं कि भाई जो नॉर्मल लॉस है वो कितना, नॉर्मल नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस के बारे में लिखा हुआ था कि इनपुट का 2%, यानी कि ये इनपुट है, इसका 2% नॉर्मल लॉस है, यानी कि 25,000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या हुआ, और आपके पास जो है ना वो यहाँ से चीज़ें निकल कर कुछ चीज़ें प्रोसेस 2 में गई, कुछ चीज़ें प्रोसेस 3 में गई। देखो यहाँ से ट्रांसफ़र आउट टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 1.2 मिलियन, और ट्रांसफ़र इन प्रोसेस 2 और 3 में 6 लाख यूनिट्स, तो 6 लाख 6 लाख। तो अब आप ये देखें कि आपके पास जो दोनों यूनिट्स वाली साइड है ना वो बैलेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा भाई, अगर ये टोटल इनपुट था, ये नॉर्मल लॉस है, ये P2 में चला गया, ये P3 में चला गया, तो आपके पास जो है वो 25,000 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस भी होगा। अच्छा, कॉस्ट का टोटल यहाँ क्या आ रहा है, 3.5 मिलियन आ रहा है। अच्छा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, वरना वो यहाँ आती। इसका मतलब टोटल खर्चा ये हुआ है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। यानी कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स के अलावा सारे यूनिट्स होते हैं, तो 1250,000 मल्टीप्लाइड बाई 98%। वाई 98%, क्योंकि आम हालात में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1250,000 का इनपुट होगा तो 2% नॉर्मल लॉसेज होंगे और बाकी 98% गुड आउटपुट होगा। तो ये आपकी कॉस्ट आ रही है कोई 2.8571। इस हिसाब से आपके ये जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं इसकी भी सेम वैल्यू होती है। आपके प्रोसेस नंबर 2 के यूनिट्स जो हैं, जो प्रोसेस 2 में जा रहे हैं, उसकी भी यही वैल्यू होगी। आपके जो यूनिट्स प्रोसेस नंबर 3 में जा रहे हैं उसकी भी यही वैल्यू होगी। तो अगर आप इसको एडअप करते हो तो ये 3.5 मिलियन बनता है। ये पहले प्रोसेस का आपका अकाउंट बन गया। आपका पहला प्रोसेस कैसा दिखेगा, ये आपने अकाउंट बना लिया। अब हम प्रोसेस 2 का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाते हैं, 2 की अकाउंटिंग करते हैं। ये मैंने प्रोसेस 2 का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसको प्रोसेस नंबर 2 कर दिया। अच्छा, प्रोसेस नंबर 2 में इनपुट, प्रोसेस नंबर 2 में इनपुट कहाँ से आ रहा है, देखो प्रोसेस 1 से कुछ चीज़ें 2 में गई, 2 से P बन गया, कुछ चीज़ें 3 में गई, 3 से R बन गया। और अभी हम 2 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेस नंबर 2 में जो है वो 6 लाख यूनिट्स कौन से वाले आए, 6 लाख यूनिट्स वो वाले आए जो P बनेंगे, और इनकी वैल्यू कितनी थी, इनकी वैल्यू 1714286 थी, ठीक है।
ये इनकी वैल्यू थी, जो काम अभी तक हो चुका था या जो कह लो के खर्चे अभी तक लग चुके थे। अच्छा, प्रोसेस नंबर 2 में मज़ीद क्या खर्चा हुआ है? प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है। अच्छा, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगी है? सवाल कहता है 620000 की प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है, ठीक है ना, ये प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है। तो अगर ये वाली प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है तो टोटल खर्चा आ गया इन दोनों के एडिशन से। अच्छा, सवाल ये कहता है कि प्रोसेस नंबर 2 के जो नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस था वो 12% था इनपुट का। तो इनपुट 6 लाख है, 6 लाख का 12% ले लिया, 6 लाख का 12% ले लिया, 72,000 बना। 6 लाख का 12% 72,000 बना। अच्छा, प्रोसेस नंबर 2 से आउटपुट कितना निकला जो फिनिश गुड में गया? प्रोसेस नंबर 2 से जो आउटपुट निकला 560,000 सवाल में दिया हुआ है। तो क्या दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं? यहाँ पर यूनिट्स कितने हैं? यहाँ पर यूनिट्स है 6 लाख। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर यूनिट्स है 632,000। तो 632,000 हायर है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन होगा। कितना एबनॉर्मल गेन होगा? 6 लाख। 632,000 माइनस 6 लाख यानी कि 32,000 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन होगा। जो आपकी प्रोडक्शन निकली है वो नॉर्मल से 32,000 यूनिट्स ज़्यादा निकली है। आपकी ये एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, ठीक है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं था। अच्छा, अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं? देखिए, टोटल कॉस्ट क्या लगी है भाई? टोटल कॉस्ट ये भी लगी है और ये दो टोटल कॉस्ट है आपकी, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा कि हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवीजन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट, हाँ सही है, ठीक है, सॉरी। हम क्या करते हैं, हमने जो खर्चा लगाया उसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? 6 लाख का कितना परसेंट? अगर 12% ज़ाया होने का सोचा था तो मैंने सोचा था 88% का जो है वो आउटपुट होगा। तो ये कुछ 14.99 समथिंग बन रहा। इसका मतलब फिनिश गुड्स के ये जो यूनिट्स हैं ये आपको 14.99 के पड़े। जो आपको एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन के 32,000 यूनिट्स जो है वो 14.99 के हिसाब से 479,654 के हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रोसेस में आपके पास एबनॉर्मल गेन आ रहा है। एबनॉर्मल गेन उस सूरत में आता है जब आपके पास जो एक्चुअल आउटपुट हो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा हो या लॉसेस इन रियलिटी कम हो। बहुत सारी बार पहले भी डिस्कस किया है हमने। अब आते हैं हम प्रोसेस नंबर 3 पर, और शायद वो थोड़ा सा एक टिपिकल पार्ट है, एक मुश्किल पार्ट है प्रोसेस नंबर 3, ठीक है ना। प्रोसेस 1 और 2 क्लियर हो जाए फिर आप आगे बढ़िएगा। प्रोसेस नंबर 3 पर आते हैं और प्रोसेस नंबर 3 में देखते हैं कि क्या होगा। प्रोसेस नंबर 3 पर आते हैं और देखते हैं प्रोसेस नंबर 3 में क्या होगा। ये प्रोसेस नंबर 3 है। अच्छा, जो यहाँ से प्रोसेस 1 से निकला इनपुट यहाँ पर हो गया 6 लाख, और इसकी भी वैल्यू जो है वो 1714286, ठीक है ना। प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोसेस नंबर 3 में मज़ीद कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर हुई है क्या? प्रोसेस नंबर 3 में 20 मिलियन की प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर हुई है। अच्छा, इसकी ये वाली साइड 6 लाख पर आती है, ये वाली साइड जो है अभी फ़िलहाल 21714,286 पर आती है। अच्छा, प्रोसेस 3 से क्या हुआ भाई? नॉर्मल लॉस कितना था? नॉर्मल लॉस जो था वो एक्सपेक्टेड था 1%, यानी कि 6 लाख का 1%, 6 लाख का 1% बनता है 6,000। अच्छा, प्रोसेस नंबर 3 से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो आर बना है ना, जो फिनिश गुड्स में गया आर, वो कितना गया है? सवाल कहता है 90,000 यूनिट्स। और एक प्रोसेस नंबर 4 में चली गई ये चीज़ जिससे फिर क्यू बना था, वो है 5 लाख। तो अगेन अगर मैं इस स्पेसिफिक प्रोसेस की बात करूं तो ये कितना बनता है? 596,000। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस क्यों होगा? इसलिए एबनॉर्मल लॉस होगा क्योंकि ये 6 लाख बनता है, इसमें से जो नॉर्मल लॉस और जो फिनिश गुड्स वगैरह में गया वो हटा दें अगर, तो 4,000 का एबनॉर्मल लॉस बन रहा है ना। 4 लाख का एबनॉर्मल लॉस बन रहा है। अच्छा, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स का क्या करें? फिनिश गुड्स के आर के यूनिट्स का क्या करें? प्रोसेस 4 में जो यूनिट्स गए हैं उसका क्या करें? किस तरह से हम इस कॉस्ट को बांटें?
ये एक सवाल जो है वो हमारी तरफ आता है। तो अब इस कॉस्ट को बांटने के लिए जो है ना, थोड़ा सा आपने जो है वो चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि भाई मेथड कौन सा दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का। सवाल में अगर आप सवाल देखते हैं तो सवाल में ये क्योंकि दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें बोला हुआ है कि जॉइंट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर थ्री की जितनी भी जॉइंट कॉस्ट्स होंगी, डिपार्टमेंट नंबर थ्री की जितनी भी जॉइंट कॉस्ट होंगी आर एलोकेटेड बिटवीन प्रोडक्ट्स क्यू एंड आर ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। अच्छा, पहले तो हम नॉर्मल तरीके से अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो वो कितनी आती है भाई, वो होती है हमारे पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आउटपुट क्या होगा? 6 लाख का 1% अगर लॉस तो 99% आउटपुट होगा, यानी कि 36.56। ठीक है ना, तो एबनॉर्मल लॉस के जो 6000 यूनिट्स हैं, एबनॉर्मल लॉस के जो 6000 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू तो 146224 से आ गई। बात समझ रहे हो? ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की जो वैल्यू होती है वो आपने जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड करा और आपने कैलकुलेट कर ली तो वो वैल्यू तो आपके पास आ गई। मसला जो बंटवारे का मेन है, वो मेन बंटवारे का मसला जो है ना, वो फिनिश गुड्स और जो आर में गए हैं और प्रोसेस नंबर 4 में जो यूनिट्स गए हैं ना, उसकी कॉस्ट कैसे बांटनी है, इसमें मेन जो है वो आपको मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि इशू होना चाहिए, या इसमें आपको देखना चाहिए कि ये किस तरह से बैठेगी। अच्छा, ये कॉस्ट होगी कितनी? देखो, टोटल कॉस्ट थी इतनी, ठीक है ना, इस टोटल कॉस्ट में से इतना तो चला गया एबनॉर्मल क्या कहते हैं लॉस के यूनिट्स को, तो 21568062 ये बच गया। अच्छा, अब एनआरवी वाला मेथड यूज़ करना है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आर की एनआरवी और क्यू की एनआरवी। अच्छा, आर तो उसी वक्त बिक जाता है ना, आर तो उसी वक्त बिक जाता है। प्रोसेस नंबर 3 से जब आर के 90,000 यूनिट्स निकलते हैं तो वो उसी वक्त बिक जाते हैं, कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। लेकिन क्यू जो है ना, उसकी एनआरवी ये नहीं होगी। एनआरवी निकालने के लिए हम लोग जो सेलिंग प्राइस है या सेल्स रेवेन्यू है, उसमें से जो फ्यूचर इंक्रीमेंटल या फ्यूचर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, वो सारी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्यू के जो 5 लाख यूनिट्स हैं, क्यू के जो 5 लाख यूनिट्स हैं, हर यूनिट जो है क्यू का वो 60 रुपीज़ के हिसाब से बिकेगा। तो बट आफ्टर इनकरिंग सम कॉस्ट्स इन प्रोसेस नंबर 4, और वो जो कॉस्ट मैं प्रोसेस नंबर 4 में इनकर कर रहा हूँगा वो 1.5 मिलियन है। ये दिया हुआ है ना सवाल में, 1.5 मिलियन सवाल में दिया हुआ है। तो ये आता है अगर हम, अच्छा सॉरी, 5 लाख नहीं, इसके यूनिट जो इवेंचुअली बिकेंगे वो 4 लाख है ना, सॉरी, ठीक है ना, 4 लाख यूनिट्स बिकेंगे। और जो 4 लाख यूनिट्स बिकेंगे, वो 4 लाख यूनिट्स बेचने के लिए आप 1.5 मिलियन की कॉस्ट करोगे, तो हम एनआरवी निकालने के लिए जो सेल्स रेवेन्यू इवेंचुअली मुझे मिलता है, उसमें से हम जितनी भी फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट होती है पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद, उसको लेस करते हैं। तो इस रेशो में मैं बची हुई कॉस्ट को बांटूंगा, इस रेशो में मैं बची हुई कॉस्ट को बांटूंगा, यानी कि ये कॉस्ट ली, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं ना। ये टोटल आ रहा है 24750 समथिंग ना। तो ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी मल्टीप्लाइड बाय एनआरवी ऑफ आर, ठीक है, 1960 समथिंग की वैल्यू आ रही है आर के लिए। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर है। इसी तरह से टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू या सम ऑफ एनआरवी मल्टीप्लाइड बाय एनआरवी फॉर क्यू, ये वैल्यू आ रही है 19607328 समथिंग, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वो वैल्यूज़ बनती हैं। अच्छा जी, अब हमने प्रोसेस नंबर 3 बना लिया, अब हमें बनाना है प्रोसेस नंबर 4। प्रोसेस नंबर 4 कैसे बनेगा? प्रोसेस नंबर 4 में क्या होगा भाई, वापस से अब एक और प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोसेस नंबर 4 का अकाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस नंबर 4 का अकाउंट बन गया।
अच्छा, प्रोसेस 4 में क्या होगा भाई, जो प्रोसेस 3 का आउटपुट था वो प्रोसेस नंबर 4 का इनपुट बनेगा, यानी कि 5,00,000 यूनिट्स, यानी कि वैल्यू ऑफ 19607,328, ठीक है ना। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट इनकर हुई है, फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट इनकर हुई है वो कितनी इनकर हुई है, फर्दर प्रोसेसिंग की 1.5 मिलियन की कॉस्ट इनकर हुई है, 1500,000, ठीक है भाई। ये अगर हम ये वाली साइड का टोटल करते हैं, ये इतना बन गया। अच्छा जी, लॉस की परसेंटेज, नॉर्मल लॉस 20% है इनपुट का 20% अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस देख लेते हैं भाई। नॉर्मल लॉस कितना होगा, नॉर्मल लॉस होगा 5,00,000 का 20%, यानी कि 1,00,000। तो फिनिश गुड्स में क्या जा रहा होगा, फिनिश गुड्स में जा रहा होगा 4,00,000, जो यहाँ पर भी मेंशन्ड है। इसका मतलब ये हो गया, कि इस प्रोसेस में कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह वाली चीज़ नहीं है, और इन 4,00,000 यूनिट्स की वैल्यू 21107,329 बनती है, ठीक है। तो इसको भी ज़रा हम कॉमा डाल दें और बोल्ड 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 और इसको एडअप, ये बन गया आपके पास प्रोसेस 4, ठीक है। अच्छा देखो, प्रोसेस के अकाउंट्स बनाने से कॉस्ट आई है, लेकिन इसका जो मेन सवाल था वो ये था, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 शोइंग प्रोडक्ट वाइज रिजल्ट्स आल्सो, द एबनॉर्मल लॉस गेन मे बी ट्रांसफर टू अदर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट्स। यानी कि हमें प्रोडक्ट प्राइस P&L बनाना है, PQR और टोटल। सेल्स रेवेन्यू आएगा, सेल्स रेवेन्यू पी का कितना होगा भाई, पी का 1 यूनिट 20 रुपये में बिकता है, पी का 1 यूनिट 20 रुपये में बिकता है। प्रोसेस 2 में बने थे 560,000 यूनिट्स, तो 560,000 इंटू 20 रुपये, ठीक है ना। पी का 1 यूनिट 20 रुपये में बिकता है, और अगर पी का 1 यूनिट 20 रुपये में बिकता है तो ये 560,000 यूनिट्स का रेवेन्यू आ गया। क्यू यहाँ से निकला था प्रोसेस नंबर 4 से, क्यू प्रोसेस नंबर 4 से 4,00,000 यूनिट्स निकले थे और 1 यूनिट 60 का बिकता है, तो ये 24 मिलियन हो गया। आर के यूनिट प्रोसेस 3 से निकले थे 90,000 यूनिट से और 1 यूनिट 25 का बिकता है, तो ये 2250,000 हो गया, और ये इन सब का सम भी हो गया, डन है। अच्छा जी, इनकी फिर जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा जी, यानी कि जो इनको बनाने में ख़र्चा लगा है, आप प्रोसेस अकाउंट से डायरेक्टली पिक कर सकते हो। ये पी की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आ गई जो यहाँ पर है, और ये आर की वैल्यू ये वाली होगी, है ना। जो जिस अकाउंट से निकला उसके फिनिश गुड्स में वो उतनी ही वैल्यू में चला गया। तो आप देखो कि प्रॉफिट जो डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्ट से वो कितना है, इसका 2806,061 तकरीबन, ठीक है। फिर 2892,671, फिर 289261, ठीक है। ये हो गई हमारी टोटल चीज़ें, अच्छा, लेकिन एक और चीज़ लिखी हुई थी कि एबनॉर्मल लॉस या गेन की वजह से जो भी फ़ायदा या नुकसान हो वो भी आप इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाना। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से मुझे नुकसान होता है, एबनॉर्मल गेन की वजह से मुझे फ़ायदा होता है। एबनॉर्मल लॉस कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन हैं। प्रोसेस नंबर 1 जब मैंने कंप्लीट किया तो इतने का एबनॉर्मल लॉस हुआ, प्लस प्रोसेस नंबर 3 में इतने का एबनॉर्मल लॉस हुआ। अच्छा, एबनॉर्मल गेन कहाँ कहाँ है, प्रोसेस नंबर 1 में नहीं है, 2 में एबनॉर्मल गेन था इस वैल्यू का, सही है ना। तो आपकी जो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कह लो, वो वाली वैल्यू जो आएगी वो होगी ये टोटल प्रॉफिट सारे प्रोडक्ट्स का माइनस एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और प्लस एबनॉर्मल गेन की वैल्यू 6250000। ये आपका जो है ना वो नेट आंसर होगा। मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हो क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। ये आपको इफेक्टिवली सवाल ने पूछा था जिसके लिए सारे प्रोसेस के अकाउंट्स बनाए गए। अच्छा, एक और बात, बी में लिखते हैं बेस्ड ऑन योर वर्किंग इन ए अबव
गिव एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस टू द मैनेजमेंट एज रिगार्ड्स द मैटर दैट मे बी कंसिडर टू इम्प्रूव द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या एफर्ट्स करी जाएँ, क्या चेंजेस करी जाएँ, ये आप रिकमेंड करो मैनेजमेंट को। अब देखो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर हम पी को देखें, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू से एक रेशियो निकालते हैं, ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। नॉर्मल एब्नॉर्मल लॉस या नॉर्मल एब्नॉर्मल गेन तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, रेगुलर फीचर नहीं है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है वो पी है। क्यू 12% कमाता है, आर जो है वो 13% कमाता है। प्रॉफिट ओवर सेल्स रेवेन्यू से मैंने एक प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली है। तो रिकमेंडेशन मैनेजमेंट को ये होगी कि ये जो प्रोसेस नंबर 1 ख़त्म होता है और प्रोसेस नंबर 1 के ख़त्म होने के बाद ये जो प्रोसेस 2 और 3 में आधा आधा जाता है, तो प्रोसेस 2 में ज़्यादा लेकर जाएं हम, ठीक है ना। प्रोसेस नंबर 2 में प्रोसेस 1 से ज़्यादा चीज़ें आ रही हों। ज़्यादा चीज़ें क्यों आ रही हों? ज़्यादा चीज़ें इसलिए आ रही हों प्रोसेस नंबर 2 में प्रोसेस नंबर 1 से, ताकि वो चीज़ें पी में कन्वर्ट हों और पी मुझे ज़्यादा कमा कर देता है तो उस पर मुझे फ़ायदा हो। हावेवर आप इसमें ये भी डिस्कस करोगे कि हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में नहीं पता कि भाई उसकी डिमांड कितनी है। अगर हो सकता है कि प्रोडक्ट पी जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड 6 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, तो उसको ज़्यादा बनाने की वजह से कोई आपको ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह की 2-4 बातें आप जो है वो लिख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, 2-3 सेंटेंसेस लिख सकते हो। ये एक अच्छा सवाल था, इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। इसमें प्रोसेस के अकाउंट्स भी हैं और साथ में हमने पी&एल भी बनाया है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और फिर मुझसे कांटेक्ट करिएगा अगर कोई क्वेरी हो।